स्वागत है आपका अपने स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं सार संग्रह का, तो हम लोगों ने इससे पहले भी वीडियो कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर जाके देखिए। और ये जो भी सार संग्रह में डिस्कशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों ने अगर अभी एग्ज़ाम दिया होगा बिहार सीजीएल का, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट वहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसे आप सीरियसली और इसे पूरा अच्छे से पढ़ें। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर सार संग्रह में क्या है कि यहाँ पे ना टॉपिक से कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करो ना कि उस टॉपिक को निकालो, उसको पूरा पढ़ लो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप टॉपिक निकालिए, उसमें से आप 10 जो है आप एक फैक्ट याद करिए। इससे क्या होगा ना, जब 10-10 फैक्ट करके आप उस टॉपिक से पढ़ोगे तो आपका एक फैक्ट भी कलेक्ट हो जाएगा और आपका एक कॉन्सेप्ट भी रेडी हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो। तो ऐसा मतलब आप जब ये पढ़ो तो आप उसको एक कॉपी में आप वो टॉपिक जरूर लिखो कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे प्रश्न आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जब रिवीजन कर लोगे और उसके बाद जब इसे पढ़ोगे सार संग्रह को, तो आपका क्या होगा कि एक फ्लुएंस होगा और बिल्कुल आप कंटिन्यू रहोगे और आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ऐसे पढ़ने से ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो आप इसको बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ो और आप इसे समझ लो कि यहाँ से 100% है कि यहाँ से फैक्ट आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस शासक के शासनकाल में प्रयाग में प्रति 5 वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, ठीक है। तो महामोक्ष परिषद ये प्रत्येक जो है आपको 5 साल पर एक बार होता था। और किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। महापाषाण संस्कृति 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। ये एक यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि महापाषाण संस्कृति कब से कब तक था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है। यह महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या होगा? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, जिसे कब्र कहते थे। बौद्ध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहला प्रमाणिक साक्ष्य किसे माना गया है? तो आपको अशोक के शिलालेख को माना गया है, ठीक है। पहला प्रमाणिक अशोक के शिलालेख के बारे में हम बात करें तो अभिलेख जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। शिलालेख, एक शिलालेख हो गया, दूसरा आपका स्तंभ लेख हो गया और महालेख हो गया। शिलालेख की हम लोग बात करें तो शिलालेख की खोज आपको टी फैनथेलर ने किया था, ठीक है। और इसे सबसे पहले पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसप के द्वारा। ये जो प्रश्न है ये आप देख सकते हो कि बीपीएससी का जब आप पेपर सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये सारे जो है आपको वहाँ पर प्रश्न आ चुके हैं और अगले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद करके ही रिवीजन करिए। न्यूमेस्मेटिक में क्या हम लोग पढ़ते हैं? तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं सिक्के और धातुओं का अध्ययन करते हैं। वैदिक काल में किस यज्ञ में सुरा का प्रयोग, ठीक है, सुरा का प्रयोग करते थे? तो हम लोग सौत्रामणि जो है वहां पर हम लोग सुरा का प्रयोग करते थे। किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा था? अच्छा, कौन से युग में? क्योंकि युग का हम लोग देखते हैं कि बहुत युग हमने पढ़ा है। तो ये अगर पूछा जाता है कि किस युग में मानव ने भोजन का संग्रह करने लगा, तो नवपाषाण युग में करने लगा। महेंद्रादित्य, ठीक है, महेंद्रादित्य का जो उपाधि है किसने लिया था, धारण किया था? तो कुमारगुप्त ने ये उपाधि धारण की थी। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो किससे होती है? तो अरिकमेडु से होती है। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? तो यह विचार आपका मेगास्थनीज का था। मेगास्थनीज के बारे में हमने पढ़ा है कि ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये मौर्य डायनेस्टी के टाइम में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था मेगास्थनीज, ठीक है।
हर्ष चरित्र में किस शासक को हून हरिन केसरी कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो प्रभाकर वर्धन को कहा गया है। ठीक है, हर्ष चरित्र क्या है? ये हर्ष के बारे में लिखा गया है। ठीक, और ये किसने लिखा है हर्ष चरित्र? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे अब। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन पृथक मंडल का प्रावधान किया गया था। तो मॉर्ले मिंटो सुधार में किया गया था, और ये कब हुआ था? 1909 में किया गया था। और इसमें क्या हुआ था? यहाँ पर इस एक्ट में आपको क्या क्या हुआ था? इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि जो चुनाव के प्रणाली है, सिद्धांत को पहली बार यहाँ पर मान्यता मिली थी। और हम लोग देखें तो कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल परिषद में भारतीय जो है पहली बार प्रतिनिधित्व को उनका मिला था कि वो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं गवर्नर जनरल के सामने। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, इसकी विडंबना क्या थी कि जब ये एक्ट आया तो इसमें क्या हुआ था कि एक ग्रुप को आपको शासन का अधिकार दिया गया था और एक वर्ग को आपको शक्ति का दिया गया था, कि जिससे क्या होगा कि ये दोनों ग्रुप थे, जिसके कारण दोनों में आपको उन दोनों में आपका करवाहट आ गया था, जिससे इसका ये साइड इफेक्ट था। इसका अगर हम लोग देखें तो ये साइड इफेक्ट ये हुआ था लोगों पर। और तब ये सारे जो सिचुएशन जो चल रहे थे, इसी सबको देखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मॉर्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये जो एक्ट लाया गया था तो लोगों को लगा था कि इससे बेनिफिट होगा, भारतीय जो उन्हें ऐसा लग रहा था कि इससे उनका जो प्रॉब्लम है, समस्या, वो समाधान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इन लोगों ने इस तरह से बंटवारा करते हुए लोगों के बीच एक समस्या क्रिएट कर दी थी, जिससे कि लोग आपस में ही लड़ने लगे थे। किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता के अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो लाहौर में 1929 में, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। रावी नदी के किनारे झंडा वहां पर फहराया गया था, और उसी के याद में हम लोग अभी भी फ्लैग होस्टिंग करते हैं, जो 26 जनवरी को। किसने एक बार टिप्पणी की कि नेहरू एक देशभक्त है, जबकि जिन्ना जो है एक राजनेता है? तो ये सर मोहम्मद इकबाल ने, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से मेंस में भी पूछा जा चुका है कि इस स्टेटमेंट पर आप टिप्पणी करिए कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है। किसने कहा कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए? तो गांधी जी ने कहा था कि साइमन कमीशन का, हम लोग अगर आप पिछला जब वीडियो देखोगे सार संग्रह का, तो वहां पर बार बार आप देख रहे हैं कि साइमन कमीशन से 2-3 फैक्ट एकदम पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका जो साइमन कमीशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के पर्पज से, तो आप इसे जरूर देख लें। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजित की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सौंपी गई थी, सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? तो रेड क्लिफ को जो है वो सेनापति बनाया गया था। किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 16 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, ये 1946। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया था, तो क्यों किया था बहिष्कार? हमने इस पर बार डिस्कस कर रखा है। क्यों किया था? क्योंकि यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक सर्वस्वायत्त आयोग था। यहाँ बोला गया था कि एक भारतीयों को यहाँ पर लाया जाएगा इस मेंबरशिप में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जो सारे मेंबर थे, जो भी थे, वो सारे ब्रिटिशर्स थे। तो इसकी वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है, क्योंकि यह तारीख, क्यों? जब आप 6 अप्रैल 1930 देखो तो सिंपल आपको एकदम डायरेक्ट वो आंसर दिखना चाहिए, आपको ढूंढना नहीं है। तो यहाँ क्या होता, वहाँ डांडी मार्च हुआ था, और ये महात्मा गांधी के द्वारा डांडी मार्च किया गया था। और अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग फैक्ट इसका देखें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको है कि इसमें टोटल कितने मेंबर थे? तो यहाँ टोटल 78 मेंबर थे, इसमें उससे ज़्यादा थे, बट यहाँ पे 78 ऐसे पूछा जाता है। और ये आपका 24 डेज का ये यात्रा था। ठीक है, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ये है। और यहाँ पर हम लोग ये खत्म कब हुआ था? तो 12 स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
तो ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये आपको 78 मेंबर थे और यहाँ 24 डेज में इस यात्रा को कंप्लीट किया गया था। महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली ने उठाई थी। ये क्वेश्चन बार बार मैंने खुद देखा है, बीपीएससी क्वेश्चंस पूछते रहती है। भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तथ्य को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम हमने अभी देखा 1909 से, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी है। तो ये आपका देखा जाए तो ये काफी आपका इम्पोर्टेंट हो गया। तो आप इस पर एक नोट जरूर बना लें और उसमें कम से कम 10 से 20 पॉइंट्स आप जरूर लिखें कि 1909 क्या था, उसमें क्या हुआ था, उसका रीजन क्या था, वो सक्सेसफुल था या फेलियर था। इससे आपका प्री के साथ मेंस भी आपका होगा प्रिपरेशन। हाँ, हम लोग पॉलिटी देखते हैं। लॉकडाउन जब लगा था तो ये किस अधिनियम, किस एक्ट के थ्रू ये लगा था? तो ये लगा था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था भारत में। और ये क्यों लगा था? क्योंकि कोविड-19 का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ गया था, बढ़ रहा था, जिसके कारण लोग इफेक्ट हो रहे थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट के थ्रू लॉकडाउन लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपका आर्टिकल हम लोग देखें तो 137 में है। ठीक है, तो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? ठीक है, तो आर्टिकल आपको 141 के थ्रू होगा। और इसमें क्या होगा, अगर हम लोग इंग्लिश में इसको हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं, क्योंकि हिंदी से होता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, तो आप इसको बिल्कुल भी मतलब टेंशन ना ले। जब आर्टिकल आप देख रहे हो तो आप बिल्कुल डायरेक्ट आर्टिकल खोलो, उसको देखो, आप वहां से भी देख सकते हो कि यहाँ पर क्या था कि लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑल कोर्ट। तो ये आर्टिकल आपको 141 के द्वारा। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो राज्य विधान परिषद में जो भी सदस्य होते हैं, उनकी जो संख्या है वो विधानसभा में जितना है उसके आधार पर आपका सदस्य होता है। ठीक है, तो आप देख लो कि लोकसभा में कितने हैं। लोकसभा में आपको 545 और आपको ये लोकसभा में, और राज्यसभा में आपको 250। तो आप देख सकते हो कि यहाँ कैसे ये दिया गया है, कैसे मेंबर है। तो ये वो देख करके ये होता है, यहाँ कुछ फिक्स नहीं होता। भारतीय और कुछ एक्सेप्शन भी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन क्या होगा आपका, री-इलेक्शन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57 है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार, आर्टिकल 18 जो है आपका सिंपल वो बोलता है कि आप टाइटल नहीं ले सकते, लेकिन जब ये जो भारत रत्न ये सब जो भी मतलब दिया जा रहा है तो सम्मान ये आप ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पे यहाँ क्या बोला गया है कि आप जैसे पहले नवाब लगाते थे, तो उन चीज़ों को एबलिश किया गया, हटाया गया यहाँ पे आर्टिकल 18 के थ्रू। और ये आपका आता है फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारा बात करता है आर्टिकल 13 से 35 तक। ठीक है, 13 से 35 तक में बात करता है। और ये आपका ठीक है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये कितने मतलब मैक्सिमम कितने समय तक हम लोग लगा सकते हैं? तो ये आपका 3 साल तक लग सकता है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल 356 आ रहा है तो आप सिंपल ये समझ जाइए कि ये आपका आ रहा है राष्ट्रपति शासन का। यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नर जो है वो बताता है राष्ट्रपति को कि ये ऐसा तब होता है जब
कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है फेलियर के कंडीशन में, तो तब क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लगता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है किसी भी धर्म को ये समर्थन नहीं करता है। यहाँ पर किसी भी धर्म को ये समर्थन नहीं करता है, ठीक है। वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को। और ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ये आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये प्रश्न अभी ऐसे भी बनते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से एक्ट को कहते हैं? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज की ये बात कर रहा है, ठीक है। और ये आपका शेड्यूल्ड अगर हम लोग देखें तो ये आपका 4A में आ जाता है, ठीक। और ये आर्टिकल जो आ गया होगा 51 का, और इसमें टोटल कितने हैं? तो 11 जो है आपके ड्यूटी है, ठीक है। अब हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। कौन से ग्रह को सुबह का और शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह और शाम का तारा। आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। मौसम की भविष्यवाणी में किसकी सहायता ली जाती है? तो भूस्तरीय उपग्रह की जो है वो हम लोग उसके सहायता से मौसम का भविष्यवाणी करते हैं। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो जब फार्मर जो है जब वो एग्रीकल्चर करते हैं, जब उन्हें अपने खेत में बीज बोना रहता है तो उस टाइम हमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको देखते हुए ही कोई भी किसान अपने खेत में बीज बोता है। और इससे क्या होता है कि इससे हमें भारी नुकसान से बचते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? तो ये दक्षिण अंडमान में है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर की बात आ रही है, तो ये कहाँ पर है? तो कौन से द्वीप पर है? तो दक्षिण अंडमान में है। संसार की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहराई वाला तो मैरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे आपका गहरा है। दमनगंगा नदी से कहाँ बहती है? तो दादर नगर हवेली में। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो डुरंड रेखा आपका देख सकते हैं भारत और अफगानिस्तान का। भारत का जो सीमा है चाइना और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है वहाँ पे इस तरह से कुछ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम दिया गया है, तो वो एक बार आप लोग जरूर देख लें। अंडमान निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल है। सैडल जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ? तो अंडमान निकोबार। चमेरा बांध भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सी नदी? तो रावी नदी। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तो तथ्य स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु, भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? तो जीव मंडल कहलाता है। IUCN क्षेत्र किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? तो जीव संरक्षण में है। ये वन लाइनर है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ एग्जाम में इसी तरह से डायरेक्ट पूछा जाता है। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? तो सुमेध जाति कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? ठीक है, ओजोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओजोन का अगर फॉर्मूला देखें तो आपका O3 होता है और ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। उससे आपका स्किन डिजीज हो सकता है। तो ये हमारा जो ओजोन लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेस से। पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी वहाँ
फिर भी यहाँ मरूदी भद्र क्यों होते हैं? क्योंकि ढलानों के कारण क्या होता है कि पानी जो है वो बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग नहीं लाया जाता। जब पानी बह जाता है तो पौधे उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो इस वजह से एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो जलवायु संबंधी कारक। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा, अगर आप वीडियो देखोगे जनवरी फरवरी मार्च पिछले जो भी है, ये जो है ये हर एक वीडियो में ये हर एक मंथ में ये रिपीट हो रहा है कि मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गोवा में है। डेजर्टिफिकेशन किसे कहते हैं? तो बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण जो है आपका डेजर्टिफिकेशन होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तो सूर्य है। आधे तो आपको इसी तरह याद होंगे। अब हम लोग इकोनॉमिक्स देखते हैं। आर्बिट्रेज क्या होता है? तो ये स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्यंत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया को आर्बिट्रेज कहते हैं। बीएन युगांधर समिति, ठीक है, बीएन युगांधर समिति ये किससे रिलेटेड है? तो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से रिलेटेड है। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो जेबी सहाय के द्वारा ये दिया गया है। ये वन लाइनर है, स्टेटमेंट वाले हैं, तो यहाँ पर इसी तरह से प्रश्न आते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में सॉरी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो 1995 में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन संगठन करता है? कौन करता है? तो आपका सेबी करता है। और सेबी और क्या करता है? ये किसानों को लोन भी देता है। भारत के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार होता है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कौन होता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कौन से सूचकांक में मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित किए गए हैं? तो जो HDI होता है उसमें क्या, क्योंकि जब भी कोई इंडेक्स बनता है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, तो क्या है? HDI का जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय है। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? तो द्वितीय योजना का अंग थी। ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? तो 1951 से 1956, 1951 से 56 ये आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। सेकेंड 5 ईयर प्लान का हम लोग देखते हैं तो ये आएगा 1956 से आपका 61 तक होगा। ठीक है, और इसको पीसी महालोबिस भी कहते हैं। ये पूछा जाता है कि पीसी महालोबिस कौन सी योजना को कहते हैं? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है उसको पीसी महालोबिस भी कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है? तो विकलांग जो वर्ग है उन पे केंद्रित किया गया है। तो संगम योजना क्या है? तो संगम योजना जो है उसमें क्या है, जो विकलांग है उन वर्गों पर भी ध्यान देना जरूरी है, उनके लिए भी चीजें होनी चाहिए। वित्त आयोग प्रमुख कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो केंद्र करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। ठीक है, तो वित्त आयोग क्या करता है? तो आप ये देख लो, तो वित्त आयोग जो है ये आपका आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है,
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? तो यकृत, लीवर में होता है। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो मैकोलम है। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो विटामिन ए के लिए। विटामिन ए जो क्या होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड। तो कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक है किसका है? तो विटामिन डी का। ठीक है, तो आप ये देखो कि 61, 62 ये जो है आपके ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको क्या करो कि इसको अच्छे से याद कर लो। तो विटामिन ए क्या है? विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है हमारे बॉडी में? विटामिन ए वी का आविष्कारक कौन है? और बी1 विटामिन सी। और कैल्सीफेरॉल ये क्या है कि कौन से विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को। जब किसी तत्वों के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आइसोटोप कहते हैं। किसी परमाणु का पारंपरिक संख्या से किसकी संख्या का पता चलता है? तो प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। लोहा अयस्क, ठीक है, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो परिष्करण कहते हैं। अब हम लोग स्पोर्ट्स देखेंगे। टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? टेनिस के किसको? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। ये जो चार है इनको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैंड स्लैम कहते हैं। और एग्जाम में अगर आप देखो ना तो इन चारों से ना आपको पूछा जाता है कि सिंगल डबल प्लेयर कौन है, कौन जीता, किसको हराया, तो विनर कौन, रनर अप कौन था, विनर कौन था। तो आप इसको एक चार्ट बना लो और चार्ट बना के उसके बाद आप लिख लो कि ग्रैंड स्लैम में कौन कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था? जो ओलंपिक में भाग ली थी जो महिला, उसका क्या नाम था? तो मेरी लीला रो। शतरंज खेल में कितने खाने या वर्ग होते हैं? शतरंज में तो सभी लोगों ने चेस खेला होगा और नहीं भी तो देखते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। और उसमें कितने खाने होते हैं? तो उसमें टोटल 64 होते हैं। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 24.66 फीट होती है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं हम लोग? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई तो 20.12 मीटर होती है। बनाना किक किस खेल से? बनाना किक किससे रिलेटेड है? कौन से खेल से? तो आपको फुटबॉल से। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ है? प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ है? तो आपका कोलंबो श्रीलंका में है। क्रिकेट से संबंध, हाँ, प्रेमदासा स्टेडियम तो आपका कोलंबो का श्रीलंका में है। हॉकी में कितनी दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? तो 8 गज की दूरी से। अगर आप लोगों ने मूवी देखा होगा चक दे इंडिया, तो वहाँ पे पेनाल्टी स्ट्रोक लास्ट में दिया जाता है क्योंकि वो खेल ड्रॉ हो जाता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर वहाँ पर बोला गया है पेनाल्टी स्ट्रोक, तो आप वहाँ से भी रिलेट करके याद कर सकते हो कि 8 गज। क्रिकेट की किस टेस्ट श्रृंखला से एसेज कप संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला से ये रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ ऐसे जो पॉइंट्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे भारत में कौन सा राज्य है जहाँ आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो आपका पंजाब में होता है। भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ है? तो ये कानपुर में है आपको। भारत के कृषि, हाँ, भारतीय सब्जी शोध संस्था कहाँ है? तो ये आपका वाराणसी में है।
भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा जो थी वो आपकी पहली बोलने वाली फिल्म है। किस यौगिक के सम्मान फलों और उसके रस को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट को हम लोग यूज करते हैं जिससे कि हम लोग उसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सके। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्ष की गैप होती है, अंतराल पे लगते हैं? तो ये 12 वर्ष के अंतराल पर। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो चित्रकला के। पुष्कर मेला आपको अजमेर में लगता है। प्राचीन पौराणिक और विश्व विख्यात हरियर क्षेत्र का मेला तो सिंपल ये बिहार है। उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आधारना त्योहार मनाया जाता है। तो तंजावुर में मनाया जाता है। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली, हिंदी के बाद तो बांग्ला भाषा है आपका। तो आज का जो ये हमने सार संग्रह देख लिया है, तो हम लोग बाकी का एक एक करके धीरे धीरे इसी तरह हम लोग दिसंबर तक का पूरा 1 साल का सार संग्रह कंप्लीट करेंगे। आप ये जरूर देखें, अच्छे से देखें और टॉपिक वाइज रिवाइज भी करें। थैंक यू।